नमस्कार साथियों, ट्रिक वाली इस क्लास के अंदर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अपन चलते हैं संस्कृत के उपसर्ग भाग 2। ध्यान रखना, इससे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग किए थे, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था दोस्तों, आ आ उ द न प वि सु सम। अ से 7 बने थे, अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, अन। अ के बाद आ आया था, आ का हमने किया था, ध्यान रखिए, आ ही। उ से 2 किए थे, उत, उप, आ उ, द न प। द से दुर, दुस, न से 3, नी, निर, निस, प से प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सम। ये थे आपके उपसर्ग। अब देखो दोस्तों कि ये जो उपसर्ग है ये अब वर्तमान में हिंदी में भी प्रयोग होने लगे हैं। इसका फॉर्मूला है दोस्तों पासवती। क्या है? पासवती। ध्यान रखें, फॉर्मूला क्या है? पासवती। पासवती का तात्पर्य है दोस्तों कि सबसे पहले हम लेते हैं प से, क्योंकि दोस्तों इसका अर्थ भी इसी के साथ छूटा हुआ है। प से बनता है पुनर। पुनर का अर्थ होता है दोबारा। जैसे दोस्तों दोबारा कह दे, फिर से कह दे, ठीक है, दोबारा, दोबारा। जैसे दोस्तों हमने लिखा पुनर्जन्म, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जिसका जन्म पुनः हुआ है, वापस हुआ है, दोबारा हुआ है, उसके लिए क्या आता है? पुनर्जन्म। शब्द देखिए, हमने लिखा पुनर्वलोकन। ध्यान रखना, पुनरावलोकन नहीं होता है। क्या होता है? पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन का मतलब होता है पुनर्धन्य अवलोकन। पुनर्वलोकन के बाद में पॉइंट आता है दोस्तों पुनर्विवाह। क्या होगा? पुनर्विवाह। पुनर्विवाह का मतलब होता है पुनः जिसका विवाह हुआ है वो क्या होगा? पुनर्विवाह। अब देखिए दोस्तों, पुनर के बाद में दूसरा मैं लेता हूँ, पुनर के बाद में शब्द लेता हूँ प्राक। प्राक का अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि पुराना। जैसे देखिए दोस्तों, पहले का भी कह सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्राग देवता। अब प्राग देवता में आप ध्यान से देखिए कि घ है, घ बोले तो व्यंजन संधि रूल 3 का 1। 3 का 1 रूल है। घ किस में चेंज हो जाएगा? क में, और ये बन जाएगा दोस्तों प्राक धन देवता। क्या बनेगा? प्राक धन देवता। शब्द लिखा दोस्तों प्राक कथन। प्राक कथन, तो ये सीधा बनेगा प्राक धन कथन। तो ये शब्द एक मैं आपके सामने और रखता हूँ दोस्तों, शब्द है प्रागैतिहासिक। क्या बनेगा? प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक में देखिए प्राक धन इतिहास, तो यहाँ ऐतिहास है। अगर मैं पूरे के टुकड़े करूँ तो बनेगा प्राक धन इतिहास धन इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक। तो शब्द क्या बना? प्रागैतिहासिक। अब देखिए दोस्तों, मैं तीसरा पॉइंट लेता हूं आपके। ये देखिए नंबर 3, हमने पहला लिखा था पुनर, प्राक। अगला लेते हैं अपन प्रादुर। देखिए दोस्तों, इसका तात्पर्य उत्पन्न से होता है और इसके 2 ही शब्द हैं। कितने शब्द है? 2 ही। एक तो है प्रादुर्भाव और एक है प्रादुर्भूत। क्या है? प्रादुर्भूत। अब प्रादुर के बाद हम लेते हैं दोस्तों प्रातर। प्रातर का अर्थ होता है दोस्तों सुबह। क्या होता है? सुबह होता है। क्या होता है? सुबह। सुबह, इसी को कहते हैं प्रातः। और इसी प्रातः को जब हम प्रयोग में लेते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है प्रातः काल।
क्या हो जाएगा, प्रातः काल। शब्द हो जाएगा प्रातः स्मरण। क्या हो जाएगा, प्रातः स्मरण। शब्द हो जाएगा प्रातः वंदना। इन सब में हम देख सकते हैं दोस्तों क्या बना है, प्रातः शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रातः के बाद दोस्तों अगला मैं 5वां पॉइंट लेता हूँ कि वो है 5वां, प्रातः के बाद में हमने लिखा दोस्तों पूर्व। शब्द क्या लिखा, पूर्व। पूर्व के अंदर देखो शब्द है पूर्व। पूर्व बोले तो पहले। जैसे दोस्तों हमने लिखा पूर्वज। पूर्वज बोले तो जिसका जन्म पहले हुआ है, जिसका जन्म पहले हुआ है वो हमारा क्या कहलाएंगे, पूर्वज कहलाएंगे दोस्तों। उसी के बाद देखिए अगला पॉइंट आता है पूर्वानुमान। ध्यान रखना पूर्वानुमान, क्योंकि कई विद्यार्थी यहाँ लिख देते पूर्वानुमान, तो पूर्व धन अनुमान नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पूर्वानुमान, सॉरी, तो ये पूर्वा करो पहले, तो ये हो जाएगा पूर्व धन अनुमान। सॉरी, दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग देखने को पूर्वानुमान सही है, पूर्वानुमान नहीं, माफ कीजिए, पूर्वानुमान, पूर्व धन अनुमान। उसी प्रकार से देखिए पूर्वज, पूर्वानुमान। अब देखिए पूर्वानुभव, एक ये भी लिख सकते हो, नया शब्द लगेगा आपको, पूर्वानुभव। तो ये हो जाएगा पूर्व धन अनुभव, जिसका अनुभव हमने पहले किया। इसमें दो दो उपसर्ग है, पूर्व धन अनु धन भव। ठीक है। अब देखिए 5 के बाद में 6, पूर्व के बाद में आता है दोस्तों पूरा। पूरा का मतलब होता है पूरा। पूरा का मतलब होता है पूर्ण। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। हमने कहा पुरातन, क्या है, पुरातन, पुराण, पुरातत्व। पुरातत्व विभाग है, ध्यान रखना एक ही। कौन सा है, पुरातत्व। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 आता है दोस्तों, वो है हमारा पूरा के बाद में पुरुष। और पुरुष का अर्थ अपने आप में ही है दोस्तों, ध्यान रखें। पुरुष का अर्थ होगा पुरस्कार। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो पुरस्कृत। ये आपके दोनों क्या होंगे, इसके पॉइंट होंगे। अब बारी आती है दोस्तों अगले बिंदु की, जिसमें मैं चल रहा हूँ आपके पॉइंट नंबर 7 हो गए। 8वां, प में मात्रा देखो, पासबती। ट्रिक क्या आती है अपन की, पासबती। पासबती में प से हमने 7 किए हैं। अब प में मात्रा किसकी आएगी, आ की। और जब हम आ की बात करेंगे दोस्तों, तो ये होगा आपका पॉइंट नंबर 8। आ से बनेगा आत्म। आत्म का अर्थ होता है स्वयं, खुद के लिए। जैसे दोस्तों हमने इसके एग्जाम्पल लिखे, देखिए आत्मसम्मान। ध्यान रखिए, जब तक हमारा आत्मसम्मान जीवित है तब तक हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए आत्मसम्मान के बाद अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूँ आपका दूसरा, ये देखिए आत्मसम्मान के बाद शब्द लिखा आत्महत्या। देखिए आत्महत्या, शब्द लिखा आत्मविश्वास। इन सब में आप ध्यान से देख लीजिए, आत्महत्या, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, आत्मबल। ठीक है। अब 8 के बाद में लेता हूँ पॉइंट दोस्तों 9। 9 पॉइंट है आपका आत्म के बाद में आविर। जैसे प्रादुर किया था दोस्तों, वैसे इसके भी 2 ही पॉइंट हैं। एक है आविर्भूत, यानी वर्तमान में जो उत्पन्न हो वो होगा। दूसरा होगा आविर्भूत
भूतन आविर्भाव, आविर्भूत और आविर्भाव। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 10। 10वां पॉइंट आता है दोस्तों, वो है आविष। देखिए आविष के भी आपके कोई ज़्यादा वर्ड नहीं बनेंगे, ठीक है, इसका प्रभाव चल रहा है इसलिए अपन ले रहे हैं। देखिए आविष से बनेगा हमारा आविष्कार। क्या बनेगा? आविष्कार। ये ध्यान रखें दोस्तों कि जब अपन श का प्रयोग करते हैं तो विशेष रूप से हमें इसका बोध होना चाहिए कि चाहे स संकर वाला हो चाहे स षटकोण, यानी कि अगर मैं बात करूं चाहे मूर्धन्य हो चाहे तालव्य हो, लेकिन जब वो उपसर्ग में कन्वर्ट होगा तो हमेशा ध्यान रखना वो दंत्य में ही प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा आविष्कार, आविष्कृत। क्या हो जाएगा? आविष्कृत। अब देखिए पॉइंट नंबर 11 मैं लेता हूं दोस्तों, ये देखिए पाशवती। तो पाशवती में देखो प और आ चुका है हमारा। अब आता है पा हो गया स, स से 4 बनेंगे। सबसे पहला बनता है सह। सह का अर्थ होता है 7, जिसका अर्थ हो रहा है दोस्तों, मैं बराबर उसके अर्थ को प्रस्तुत किए जा रहा हूँ। स का अर्थ क्या होगा? 7। जैसे दोस्तों शब्द लिखा हमने सहपाठी। क्या लिखा? सहपाठी। अब सहपाठी किसे कहते हैं? जो 7 पढ़ने वाला होता है वही क्या कहलाएगा? सहपाठी। ठीक है। अब सहपाठी की तरह ही देखो, सहयोग, सहधन, योग। एक शब्द दोस्तों ये भी बड़ा प्यारा शब्द है, वो है सहोदर। शब्द क्या है? सहोदर। जब हम सहोदर की बात करें तो ये पॉइंट बनता है सह धन उदर। क्या बनेगा? सह धन उदर। उदर का अर्थ होता है दोस्तों पेट। जब एक ही पेट से उत्पन्न संतान होती है तो उसी को कहा जाता है सहोदर। ब्रदर यानी भाई है तो भाई, बहन है तो बहन। ठीक है। अब देखो सह के बाद अगला अपन लेते हैं 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट है दोस्तों 12। स के बाद आता है सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच्चा। क्या होता है? सच्चा। तो देखिए दोस्तों जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हमने शब्द लिखा सज्जन। सज्जन का अर्थ होता है दोस्तों सत्य धन जन। जब हम इसका विच्छेद करते हैं दोस्तों तो क्या होगा? ये देखिए सत्य धन जन हो गया। शब्द लिखा सदकर्म। सदकर्म, सदकर्म की बात करें तो यह हो जाता है दोस्तों सत्य धन कर्म। सॉरी, एक पॉइंट आता है आपका जैसे ये वाला सदधर्म। तो सदधर्म का के भी क्या हो जाएगा? सत्य धन धर्म। एक आता है दोस्तों, ये भी शब्द बड़ा प्यारा है, शब्द है सच्चरित्र। ये देखिए शब्द क्या है? सच चरित्र। सच चरित्र की जब हम बात करें दोस्तों तो ये विच्छेद करने पर बनेगा सत्य धन चरित्र। तो ये होता है दोस्तों सत्य का। सत्य के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट जो नाम है 13, वो है दोस्तों स्व। स्व का अर्थ होगा स्वयं ही होगा। क्या होगा? स्व का अर्थ स्वयं। जैसे दोस्तों शब्द लिखा हमने स्वार्थ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आप ये ना देखें कि वह से पहले स आता है तो हम इसको यण स्वर संधि ठोक दें। सुधन अर्थ कहाँ से अर्थ होगा राजा? क्योंकि यहाँ वह में किसकी मात्रा है? आ की है। तो आर्थ होता है, आर्थ कोई वर्ड नहीं है। इसलिए जब अपन इसको विच्छेद करते हैं तो स्वर संधि के अंदर दीर्घ स्वर स्व धन अर्थ। हमेशा ध्यान रखो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, उनके ये सारे यौगिक शब्द होते हैं।
कौन से शब्द होते हैं? यौगिक। और यौगिक शब्द होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उसका अर्थ का बोध होना जरूरी है। अगर अर्थ का बोध नहीं होगा दोस्तों तो वो आपका उत्तर क्या करवा देगा? क्रॉस, यानी कि रॉन्ग करवा देगा। यहाँ देखिए स्वार्थ, हम कहते हैं भाई ये तो बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थी व्यक्ति है। तो स्वार्थी का मतलब क्या हो? जो केवल और केवल अपने बारे में सोचे, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ क्या होता है? स्वधन अर्थ स्वार्थ। उसी प्रकार से देखिए स्वतंत्र, तो ये सीधा बनेगा स्वधन तंत्र, शब्द बनेगा स्वराज्य, यानी कि स्वयं का राज्य। उसी प्रकार से शब्द लिखा हमने स्वदेश। स्वदेश का मतलब क्या होता है? स्वयं का देश। ये सारे क्या हैं? स्व से हैं। अब इसके बाद में मैं पॉइंट लूँ अगला दोस्तों, ये लीजिए 14 की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए स्व के बाद आता है आपका सत, सह, सत, स्व, और ये आता है आपका स्वयं। स्वयं का मतलब भी क्या होता है? खुद से ही होता है, खुद ऑब्लिक स्वयं से। जैसे दोस्तों हमने उसका उदाहरण लिखा है स्वयं सेवक। क्या लिखा? स्वयं सेवक। जो सेवा का कार्य व्यक्ति खुद स्वयं करता है, निज से आधार पर करता है, तो वो होता है दोस्तों स्वयं सेवक। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा दोस्तों स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं की भूमि। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमारे हिंदी के अंदर एक राइटर का नाम भी है क्या? स्वयंभू। एक उधर मैं लेता हूँ दोस्तों स्वयं से, स्वयं सेवक, स्वयंभू, ये भी प्यारा शब्द है दोस्तों स्वयंवर। शब्द क्या है? स्वयंवर, यानी कि जिसमें व्यक्ति स्वयं, व्यक्ति नहीं ये कहूँगा, वधू का कह दूँ, महिला का कह दूँ, महिला अपने वर का चुनाव स्वयं करती है, तो वो क्या कहलाएगा? स्वयंवर। स्वयंवर के बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा 15, ये लीजिए 15 में आएगा दोस्तों अ से। अ से बना क्या? अमा। अ से क्या बना? अमा। अमा की जब हम बात करते हैं तो इसके दो बिंदु बनते हैं। एक बनता है आपका अमावस्या, और एक पॉइंट बनता है दोस्तों आपका अमात्य। क्या बनता है? अमात्य। अमात्य का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मंत्री से। अमात्य किसे कहते हैं? मंत्री को अमात्य कहते हैं। अब देखिए दोस्तों 15 के बाद 16 की तरफ अग्रसित होते हैं तो अ से बनेगा अंतर। अंतर का अर्थ आप जान जाओगे दोस्तों, जब अपन शब्द लिखते हैं अंतर यानी कि दो के बीच का, दो के बीच का होता है, वही क्या होगा? हमारा अंतर होगा। जैसे दोस्तों शब्द लिखा हमने अंतरराज्य। अंतरराज्य, ध्यान से देखिए, अंतर धन राज्य। अंतर आपका उपसर्ग है और राज्य आपका क्या हो गया? मूल में। उसी प्रकार से देखिए एक शब्द आता है अंतरदेशीय, कहते हैं अंतरदेशीय पत्र, तो ये हो गया अंतरधन देशीय। उसी प्रकार से दोस्तों शब्द अगर ले अपन अंतरात्मा, ये देखिए अंतरात्मा, तो इसके जब हम दीर्घ संधि के आधार पर न चल के इसमें उपसर्ग ले रहे अंतर और र में किसकी मात्रा है? आ की, तो क्या बनेगा? अंतरधन आत्मा। ये होता है अंतरात्मा। कई बार विद्यार्थी अंतर पूरा कर देते हैं। ध्यान रखें कि संस्कृत के उपसर्ग चल रहे और संस्कृत के उपसर्गों में प्राय हमेशा ध्यान रखिए किसका प्रयोग होता है? या तो लघु मात्रा का या होगा हलंत का। अब देखिए दोस्तों अंतर के बाद में अगला पॉइंट आता है आपका, वो है दोस्तों 17वां, वो है अलम। क्या है? अलम। अलम का तात्पर्य वैसे तो श्रृंगार से होता है, संग्रहित, यानी कि किसी को मतलब ये समझ लीजिए पुरस्कृत किया जाता है, तो उसके एक अच्छे शब्द के लिए हम कहते हैं जैसे कि अलंकृत।
कि अलंकृत। जैसे मैंने कहा कि हमारे फौजी भाई को वीर चक्र से अलंकृत किया गया, उसी प्रकार से देखो सजाने की बात करें तो ये होता है अलंकार। क्या होता है? अलमधनकार। अगला देखिए दोस्तों 18 में लूँ, 18 के अंतर्गत ये पॉइंट हमारे सामने हैं, ये लो। अब देखो पाशवती में प आ स अ, अब आता है ब। ब से दो बनते हैं दोस्तों, एक तो बनेगा बहिर। बहिर का अर्थ होता है बाह्य। बहिर का अर्थ क्या होगा? बाह्य होगा दोस्तों। जैसे देखिए शब्द लिखा हमने बहिर्जात, बहिर्जात यानी कि बाह्य जाति के। शब्द लिखा बहिरंग, इसमें विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि गुरुजी बहिरंग लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखिए ये बनेगा बहिर्धन अंग। क्या बनेगा? बहिर्धन अंग, यानी कि जो हमारे बॉडी के बाह्य अंग हैं, नाक, आँख, कान, त्वचा जो बाहर से दिखते हैं, उसको कहते हैं बहिरंग। अब देखो बहिर के बाद में 19वां आता है दोस्तों बहिष। 19वां क्या आएगा? 19वां आएगा बहिष। बहिष की बात करें तो इसका अर्थ त्यागने से, छोड़ने से। जैसे दोस्तों शब्द लिखा बहिष्कार। क्या लिखा? बहिष्कार। शब्द लिखा बहिष्कृत। क्या लिखा? बहिष्कृत। अब देखो बहिष्कार और बहिष्कृत। बहिष्कार का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, कि भाई हमने इसको त्याग दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर गलत कार्य हो जाता है तो समाज के द्वारा उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, अर्थात अलग कर देना, अपन ये कह सकते हैं। तो अगला लेते हैं दोस्तों 20वां पाशवती। अब बचा है त के साथ। ये 1 मिनट अपने लिया था 19 तक, ये लीजिए दोस्तों 20। ये है 20 है तत्। तत् बोले तो उसके, जैसे उसके कह दो या इसका सीधा ही अर्थ ले लो आप। जैसे कि शब्द लिखा देखो तत्काल, तो तत् धन काल। शब्द लिखा तद्रूप, तो ये हो जाएगा तत् धन रूप। शब्द लिखा तल्लीन, तो ये हो जाएगा आपके देखो, जैसे इसका विच्छेद क्या 3 का 1, तो ये क्या हो गया तत् धन रूप। ये हो जाएगा तत् धन लीन। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि इन सभी के अंदर तत् उपसर्ग का क्या हो रखा है दोस्तों? प्रयोग हो रखा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 20 के बाद 21 की तरफ अगर अपन अग्रसित हो दोस्तों, तो इसमें अपन ये देख सकते हैं तत् के बाद आता है क्या? तिरस। और तिरस का मतलब भी होता है ये कि जैसे त्यागने से ही है, जैसे तिरस्कार। शब्द क्या लिखा? तिरस्कार। और तिरस्कार के बाद में शब्द लिखा तिरस्कृत। ये दोनों ही आपके किसका बोध कराएंगे दोस्तों? तिरस और तिरस्कार, ये दोनों ही तिरस से हैं। अब आता है दोस्तों इसका लास्ट बिंदु 22 की हम बात करें दोस्तों, तो 22 में आता है पाशवती। ती में ई की मात्रा, ये ई, तो यहाँ से देखो ई से आपका क्या बनेगा? इति। जैसे शब्द लिखा इतिहास, सीधा सा पता चल रहा है कि इतिहास में इति धन हास से बना है क्या? इतिहास। उसी प्रकार से देखिए शब्द लिखा हमने इत्यादि। क्या लिखा दोस्तों? इत्यादि, तो ये हो जाता है इति धन आदि। दोस्तों शब्द लिखा हमने इतिहास इत्यादि, इन दोनों में य पे पहले त आता है, जब विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा इति धन आदि।
तो इति हमारा क्या हो गया दोस्तों, उपसर्ग का बोध कराता है। तो ये था हमारा दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग के भाग नंबर 2। तो यहाँ हमने संस्कृत के उपसर्ग, ध्यान रखें मैं वापस रिपीट बता देता हूँ, दोनों में तुलनात्मक जो अध्ययन है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर मैं था नहीं, मैं इधर हो गया, पीछे वाला क्या हुआ, पीछे का वीडियो देखो। तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन के लिए मैं यहाँ पर देखिए आपके ये पॉइंट बना रहा हूँ। ये देखिए, ये है संस्कृत के उपसर्ग। इसको अपन ने 2 रूपों में याद किए हैं। कितने रूपों में याद किए हैं? 2 रूपों में याद किए हैं, क्योंकि इसका पहले का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो था अ आ उ द न प वी सु और सम। यहाँ आपके देखिए फॉर्मूला लिखा हमने इसका, वो है दोस्तों, वो है पासबती। ध्यान रखना ट्रिक वाली क्लास है, तो बिना ट्रिक के तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही प्यारी, क्योंकि ये टॉपिक हम दोनों ने क्लियर किए हैं। अ आ उ द न प वी सु सम पासबती। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि इसके बाद जो प्रश्न आपके सामने आएगा तो प्रश्न करने में आपको क्या रहेगी, आज़ादी रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे देखो अ से बना आपका अति, अधि, अभि, अनु, अप, अव, अन। 1 2 3 4 5 6 7। आ से हमने एक ही लिया आ, उ से लिया उत, उप, द से लिया दुर, दुष, द के बाद में आता है आपका न से देखो नि, निर, निश। ध्यान रखें दोस्तों, एक हम 22 पूरा लेते हैं और एक हम इसके डिवाइड में लेते हैं, छोटे रूप में लेते हैं, तो आसानी से आपको मस्तिष्क में बैठेंगे। अब देखो प से हमने लिखा था प, परा, परि और प्रति। और नेक्स्ट विसुषम, विसुषम। ध्यान से देखना, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब देखो दोस्तों इसकी बारी आती है, तो ये होता है पासबती। तो प से देखो हमने क्या था पुनर, प से प्राक, प्र से प्रादुर, प से पूर्व, प से पूरा, प से पुरस। 1 2 3 4 5 6। एक आपका और बच जाता है, वो है आपका प्रातर। क्या है? प्रातर। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 7 हुए। अब देखो 7 के बाद पॉइंट आपका वो का वही है, जैसे कि प में आ की मात्रा है तो आ से 3 है, आविर एंड आविस। उसके बाद में देखो स आता है तो स से 4 है, सह, सत, स्व और स्वयं। क्या हो गया? सह, सत, स्व और स्वयं। ये ध्यान रखना, यहाँ ऊपर के साथ में ये कॉमा है, इसकी बिंदी मत कर देना। स में अ की मात्रा तो अ से अलम, अ से अंतर, अ से अमा, अ से अमा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आता है ब से। ब से जब अपन चलते हैं दोस्तों तो ये बनेगा आपका ब का, देखो पासबती है तो स में आ गया ब से बनेगा बहिर, ब से बनेगा बहिस। क्या बनेगा? बहिर, बहिस। अब आता है त से बनेगा तत्, तीरस और ई की मात्रा है तो ये बन गया इति। काउंट कर लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक आपका बाकी रह गया है, उसका अपन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 2 18, 2 20, 1 21। एक बाकी कौन सा रह गया भाई? 4 6 7 सही है। स से 4 5, ओहो ये हो गया आपका आविर, आविश और आ से एक आएगा आपका आत्म। अब देखो दोस्तों, इन सब में मैं एकदम बिल्कुल साइड में हूँ आपके। इसमें देखिए जो कॉमन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत के उपसर्ग में हमेशा ध्यान रखें कि पहली बात इसमें या तो लघु मात्रा का प्रयोग होगा या फिर हलंत का प्रयोग होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, सिवाय 2-3 पॉइंटों को छोड़कर। जैसे देखिए यहाँ अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ देखो, इसमें एक तो है आ, एक है परा, बाकी किसी में भी आपके दीर्घ मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, या तो लघु मात्रा है या फिर हलंत का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ आते हैं तो इसमें देखो, एक तो पूरा, क्या है पूरा। पूरा शब्द में आपके एकमात्र देख सकते हो कि इसमें आपके अंत में दीर्घ मात्रा का यानी कि आ मात्रा का प्रयोग हुआ है। बाकी आप देख सकते हो या तो लघु होगा या उसके साथ किसका प्रयोग होगा, हलंत का प्रयोग होगा। अब देखिए दोस्तों, इनके जब प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं प्रश्न, प्रश्नों की जो रूपरेखा होती है दोस्तों वो भी बड़ी शानदार होती है, क्योंकि जब हम इनके प्रश्नों की रूपरेखा पर बात करेंगे तो जैसे एक सामान्य प्रश्न में देखिए आपके यहाँ लिख रहा हूँ, सामान्य प्रश्न जिसमें केवल उपसर्ग का बात की हो। जैसे देखो हमने कहा दोस्तों कि निम्न में से संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों अ, ब, स और ये द। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने पॉइंट लिखे हैं। पहला अ का, अ में मैंने लिखा अति, प्र, सम और वे। ऑप्शन ब के अंतर्गत मैंने लिखा है दोस्तों अन्न, अधि, अभी, अव। श की बात करें दोस्तों तो श में दोस्तों हमने लिखा है, ये ले लो, स में लिखा है हमने उत्त, धुर, सम, ये सम को हटाओ एक मिनट, उत्त, दुर, नी एंड परा। द का लूँ दोस्तों मैं, द में मैंने लिखा, द में लिखा दोस्तों ये हो गया आपका अनु। अनु के बाद में शब्द लिखा दोस्तों दुष, निर एंड बे। यहाँ दोस्तों जो प्रश्न आपके सामने लिखा गया है इसे ध्यान पूर्वक पहले पढ़ें, फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों पहले एक समय था जिसमें केवल सीधा सा दे देते थे। एक मैं प्रश्न इसके तुलनात्मक अध्ययन के साथ लिख रहा हूँ कि निम्न में
निम्न में से अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी अध्याय, ये बी, सी अतीत और डी लिखा दोस्तों अनादि। अत्यंत, या इसको ये ले लो, अनादि ले लो, अनादि ये लो। ये दोनों प्रश्न दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन के साथ है आपके। ये पहले प्रश्न कभी बनते थे कंपटीशन में, ये ध्यान रखना। सीधा सा प्रश्न अब आपके सामने नहीं है। अब सीधा सा है फिर भी आपके माइंड में क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, क्योंकि आप पूरा, क्योंकि देखो एक दृष्टिपात करना एक पढ़ना, दोनों में अंतर है। दृष्टिपात करता है जिसका अर्थ होता है केवल देखना, सीधा देखा, तुक्का लग गया। कई हमारे साथी कहते हैं साहब तुक्का लगाओ सॉल्व हो जाएगा, और हमारे कैंडिडेट, हमारे जो अभ्यर्थी है वो कहते हैं जय भूमिया जी महाराज की जय, ए और सी मत लगो, सी सही है, जय राम साहब पीर की जय। देखिए दोस्तों हमारे जो भी आराध्य देव हैं वो हमारे साथ तभी रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात तुक्का लगाने की बिल्कुल नहीं है। हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें सॉल्व करना है, उसको हल करना है। प्रभु हमारे साथ हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं। तो देखिए अब इसमें क्या पूछा, निम्न में से अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अब देखो दिमाग लगाना चाहिए दोस्त कि अभ्यास है, दूसरा पॉइंट अध्याय है, तीसरा अतीत है, चौथा अनादि है। अब क्यों तुक्का लगा है भाई, अपन को यहाँ सीधा सा पॉइंट क्या दिया है, अति का दिया है। किसका दिया है, अति का। तो हम सीधा अति के बारे में करेंगे ना। तो देखो ये क्या लिखा, अभ्यास। तो अभ्यास के जब हम टुकड़े करें तो पॉइंट हमारे साथ में आता है अभ्यास का अभिधन्यास। ओके दोस्तों। दूसरा है अध्याय, अध्याय का आता है अधिधन्याय। क्या आता है, अधिधन्याय। तीसरा देखो अतीत, चौथा है अनादि, अनादि का होता है अनधन्य आदि। अब देखो दोस्तों प्रश्न आपको अति का पूछा है, तो ना ही ऑप्शन ए में अति है, ना बी में है, और ना ही डी में। बचा कौन सा, सी। सी में जब करते हैं तो ये बनता है अति धन इत। अब प्रश्न कहाँ तुक्का लगाना है यार दोस्तों, ये बताओ, तुक्का लगाने का काम ही नहीं। कई बार प्रश्न होते हैं उल्टा करना पड़ता है भाई, 4 ऑप्शन, अब तो एक नया देने लगे अनुत्तर। अगर आपको उत्तर नहीं देना है तो उस 5वें गोले को भी आपको भरना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, दृष्टिपात ना करें। दृष्टिपात में केवल देखना होता है, तुक्का नहीं लगाना है। सीधा उत्तर मिला सी। ये पहले कहते ना वंस अपॉन अ टाइम, वो वाली बात ही। अब जो प्रश्न देते हैं दोस्तों, वो प्रश्न की रूपरेखा आपके सामने है। यहाँ आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो कि निम्न में से संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं। मेन चीज है संस्कृत के। तो इससे पहले आपको यहाँ देखिए सर्कल किया हमने, क्योंकि हमें किसके करने हैं, संस्कृत के। एक एक पॉइंट, क्योंकि आप देखिए 4 ऑप्शन है और प्रत्येक में 4 उपसर्ग दे रखे हैं। अगर ध्यान से देखें तो इन चारों में से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। लेकिन उन 3 गलत में हमारा पार्ट कौन सा गलत साबित होगा वो हमें देखना है। तो देखो अति, देखो दोस्तों अति की मैं बात करूं तो अति हमारा संस्कृत का उपसर्ग है। दूसरा देखो प्र है। सब में देखो इसमें आपके हलंत का प्रयोग नहीं है। जब हमने उपसर्ग का पहला वीडियो करवाया था उस समय मैंने आपको क्लियर कहा था दोस्तों कि कुछ शब्द ऐसे हैं
जो आपके हलंत का प्रयोग, तो संस्कृत, विदाउट हलन तो वो हिंदी का। तो ये तो हमारा हिंदी का उपसर्ग है, वी संस्कृत का, बट ये है तो तो आपका क्या हो गया, क्रॉस, उत्तर नहीं है। ब देखो अन, यहाँ शुरुआत में ही पता चल जाता है कि अन्न में हलंत का प्रयोग नहीं है। क्या कहा मैंने, अन्न में हलंत का प्रयोग नहीं है। अधि है, अभी है, अब है, बट अन हमारा हिंदी का उपसर्ग है, मारो क्रॉस, ये भी उत्तर नहीं है। अब देखो आता है उत्तर, उत में देखो त के नीचे हलंत है, संस्कृत का है, दुर दुस है, नी है, परा है, तो अपना उत्तर क्या होगा, स। लेकिन कंफर्म कर लेता हूँ, 100% हो जाता हूँ मैं। आता है द, द में आता है अनु, अनु आपका है, दुस है, निर है, बट बे, बे आपका क्या है, विदेशी उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है, ध्यान रखना, क्योंकि विदेशी उपसर्ग में हमने ये पढ़ा था ब, बा, बे, बिला, बेस, बद, ये आपके क्या है, विदेशी उपसर्ग है। तो हमारा जो सटीक उत्तर है दोस्तों वो है हमारा कौन सा, श। तो दोस्तों एक टाइप तो है आपका ये वाला, एक टाइप आपको ये भी पूछ लेता है दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि प्रश्न के अंतर्गत सीधा आपको पूछ लिया कि निम्न में से, क्या पूछा, निम्न में से इस उपसर्ग का अर्थ क्या है, ध्यान रखना। इसलिए अपन ने जितने भी उपसर्ग करवाए हैं आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो, हमने इसके साथ साथ आपको अर्थ का भी क्या करवाया है, बोध कराया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो संस्कृत के उपसर्ग थे दोनों पाठ वो क्या होते हैं यहाँ पर समाप्त। धन्यवाद।